Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Cosmos Academy. How are you all? Hopefully you are all fine and happy. Okay. आज हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 शुरू करेंगे। कल हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमें पता चला कि मुस्लिम लीग कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थी। इस वजह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॉल करना पड़ी। और इसमें क्या हुआ जी, आज हम पढ़ते हैं। INC participated but Quaid-e-Azam did not participated. INC incorporation कम्युनिटीज को कहते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बिजनेस क्लास ने पार्टिसिपेट किया और बड़े बड़े जो लोग थे उस वक्त के, उन सब ने इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। लेकिन कायदे आजम ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मेजर इशू रिमेन्ड ऑन द सेटलमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, लोअर कास्ट, हिंदूज, etc। वही अभी तक इशू चला आ रहा था कि जो लोअर कास्ट कम्युनिटीज और जो माइनॉरिटीज थी, उनके हकूक की बात बिल्कुल भी रद्द की जा रही थी। इस वजह से कायदे आजम ने इस पे पार्टिसिपेट करना मुनासिब नहीं समझा। Gandhi stressed that INC represented the whole Indians and neglected other communities. INC गांधी के मुताबिक INC जो है वो होल कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट कर रही थी और माइनॉरिटीज को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जा रहा था। बट माइनॉरिटीज डिड नॉट एडमिट सच क्लेम ऑफ INC एंड गांधी। गांधी के इस क्लेम को उन्होंने एक्सेप्ट ना किया और अपने आप को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंस उन्होंने ना दी। ऑन द कंक्लूडिंग डे द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रमजे मैकडोनाल्ड अपील्ड टू द इंडियन लीडर्स टू रीच अ कम्युनल सेटलमेंट। रमजे मैकडोनाल्ड ने सबसे अपील की कि वो एक ही टेबल पे इकट्ठा हों और किसी कंक्लूडिंग पॉइंट पे सब अपना हक राय दही करें। फेलिंग टू डू सो, ही said, would force the British government would take a unilateral डिसीजन के अगर आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो ब्रिटिश जो है अपना कोई ना कोई डिसीजन ले लेगी, तो इसमें आपको फिर कोई सवाल करने का हक नहीं होगा। थर्ड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज एंडेड विदाउट एनी फाइनल रिजल्ट। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी किसी फाइनल रिजल्ट के बगैर ही एंड हो चुकी थी। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया, गांधी once again started civil disobedience movement and was duly arrested। ये पैदल पैद जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी वो फेल हो रही थी, उनमें कोई कंक्लूडिंग पॉइंट नहीं आ रहा था। तो ऐसे में गांधी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी और अरेस्ट हो गए। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932-1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इट वाज शॉर्ट एंड अनइम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल ही अनइम्पोर्टेंट थी। द कांग्रेस वाज वंस अगेन एब्सेंट। यहाँ पर भी कांग्रेस एब्सेंट है। पहले भी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से कांग्रेस एब्सेंट थी और अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस एब्सेंट है। रिपोर्ट्स ऑफ द वेरियस कमेटीज वर स्क्रूटनाइज्ड। जो बाकी की कमेटीज थी, उनकी रिपोर्ट्स को इकट्ठा कर लिया गया। द कॉन्फ्रेंस एंडेड ऑन December 25, 1932। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब खत्म हुई। December 25, 1932। द रिकमेंडेशंस ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर embodied in a white paper। व्हाइट पेपर पर रिकमेंडेशंस को उतार लिया गया। इट वाज पब्लिश्ड इन मार्च 1933 एंड डिबेटेड एंड एनालाइज्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको स्टडी किया गया, इस पर डिबेट्स की गई और इनका एनालिसिस किया गया। द कम्युनल अवार्ड 1932 में ही कम्युनल अवार्ड्स हुए थे, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड मैनी अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इंडियंस ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, etc। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि तमाम पार्टीज को एक ही टेबल पे इकट्ठा किया जाए और कोई कंक्लूडिंग पॉइंट निकाला जाए, जिसकी वजह से
जो इंडियंस हैं उन इंडियंस में हिंदू भी शामिल थे और बाकी के जो कम्युनिटीज थी वो भी शामिल थी, उनको किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन पे इकट्ठा किया जाए। बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिजॉल्व कम्युनल प्रॉब्लम्स इन सब कॉन्टिनेंट। बिल्कुल मुश्किल हो गया था कि एक ही टेबल पर इनको इकट्ठा करके किसी एक नुक्ते पर लाया जाए। हेंस ब्रिटिश अनाउंस्ड इट्स ओन यूनिलेटरल अवार्ड फॉर द इंडियंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट। आखिर में ब्रिटिश को अपना जो है यूनिलेटरल अवार्ड अनाउंस करना पड़ा इंडियंस के लिए बरे सगीर पाक हिंद में। इसके फीचर्स में शामिल था जी, रिटेन्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एंड ऑल अदर माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग अनटचेबल्स। अब यहाँ पर अनटचेबल्स का मतलब यकीनन आपको पता होगा कि हिंदू जो थे उनकी जो उनके लोग चार या पांच जातों में तकसीम हुए हुए थे, और अनटचेबल्स जो थे वो उनको बहुत ज्यादा नफरत की निगाह से देखा जाता था और उनको छूत कहा जाता था। तो ऐसे में ब्रिटिश जो थे उन्होंने ये अनाउंस किया कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दिया जाए, माइनॉरिटीज को भी और अनटचेबल्स को भी। रिटेन वेटेज सिस्टम फॉर ऑल माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स मेजॉरिटीज टू माइनॉरिटी इन पंजाब एंड बंगाल। पंजाब और बंगाल में माइनॉरिटीज को भी हक दिया जाए, अपनी वेटेज दी जाए, इम्पोर्टेंस दी जाए, और मुसलमानों को भी। The right of separate electorate was also given to the untouchables. Untouchables को भी अपना separate electorate का हक दिया गया। The right of separate electorate of the untouchables under this award was highly criticized by Gandhi, and he said that if this right was not taken back, then he will die with observing the fast Bharat। गांधी ने कहा कि अगर अनटचेबल्स के सेपरेट जो राइट्स हैं उनकी बात को जारी रखा गया तो वो रोजे की हालत में ही मर जाएंगे, फास्ट रखते हुए ही मर जाएंगे, कुछ भी खाएंगे ना पिएंगे, और इसके खिलाफ जो है वो अपनी जंग जारी रखेंगे। इसके रिजल्ट में क्या हमारे पास आया जी, इट वाज सपोर्टेड एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। इसको सपोर्ट किया गया। जाहिर है मुस्लिम्स के राइट्स की बात हो रही थी और माइनॉरिटीज की राइट्स की बात हो रही थी, तो इन्होंने भरपूर इसकी सपोर्ट की। हिंदूज वर डिवाइडेड एज शेड्यूल्ड कास्ट, Dalits were also given separate electorate rights। जी बिल्कुल, हिंदू डिवाइड हो चुके थे। गांधी एंड आईएनसी स्ट्रांगली अपोज्ड इट। जाहिर है उनको तो बुरा लगना ही था क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को डिवाइड कर दिया था कास्ट सिस्टम में। पूना पैक्ट 1932 जी हमें बताता है कि डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, B.R. Ambedkar, an active leader of Dalit untouchables, favored the communal award given by the British government to provide separate electorate for the oppressed classes in सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट में जो अनटचेबल्स को राइट्स दिए गए थे उनके खिलाफ गांधी ने बहुत ज्यादा शोर मचाया और उसकी मजम्मत की, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छी निगाह से देखा, जिनमें भीमराव राम जी भी शामिल थे। Gandhi strongly opposed it that the communal award would give power to the oppressed classes, and it will disintegrate Hindu society, कि ये हिंदू सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, और इस चीज को वो स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे। Dalits were treated as untouchables in Hindu society and they were denied from their basic rights। उनको हिंदू सोसाइटी में अनटचेबल्स को बिल्कुल कोई राइट्स हासिल नहीं थे, और उनको इंसान तो क्या किसी जानवर से भी बदतर समझा जाता था। तो उनको बेसिक राइट्स देना उनकी जो है उनकी रिवायात के बिल्कुल खिलाफ था, और ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर दिया था, तो वो बहुत ज्यादा इस पर परेशान हो चुके थे। इवेंचुअली गांधी वेंट फॉर एन indefinite hunger strike from September 20, 1932 against the decision of granting communal award to the depressed classes in the Constitution for Governance of
ब्रिटिश इंडिया, जी बिल्कुल। गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी सितंबर 1932 से। और उन्होंने कहा कि अगर ये राइट्स दिए गए अनटचेबल्स को और मुस्लिम्स को और माइनॉरिटीज को, तो वो इस स्ट्राइक को जारी रखेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर agreed to sign the pact with गांधी, which is known as पूना पैक्ट। डॉक्टर बी आर ने इस पैक्ट को साइन कर दिया, जिसको पूना पैक्ट का नाम दिया गया। इसके फीचर्स में शामिल था, देयर शैल बी सीट्स रिजर्व्ड फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में डिप्रेस्ड क्लासेस की भी सीट्स होंगी। इलेक्शंस ऑफ टू दीज सीट्स शैल बी बाय जॉइंट इलेक्टोरेट्स से ये इलेक्शंस होंगे। representation of the depressed classes in the central legislature shall be 18% on the principle of joint electorates, and reserved 18% rights जो थे वो रिजर्व कर दिए गए जॉइंट इलेक्टोरेट में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, और उनके लिए प्रिंसिपल्स बना दिए गए। In every province, depressed classes shall be given due part in providing educational and other facilities। depressed classes को भी, untouchables को भी उनकी फैसिलिटीज और राइट्स का पूरा पूरा हक दे दिया गया, और उनको एजुकेशन का भी हक दिया गया। An assessment, Hindu and British accepted the separate identity of untouchables in subcontinent। डेफिनेटली ये एक अच्छा इकदाम था कि जो लोअर कास्ट थे वहाँ के उस वक्त के लोग, उनको भी राइट्स देना शुरू हो गए थे सब कॉन्टिनेंट्स में। अनटचेबल्स गेव अप द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट गिव अप कर दिया। अनटचेबल्स मैनेज टू अचीव रिजर्व्ड सीट्स इन सेंट्रल प्रोविंशियल assemblies as well as various fields, that is education, health and etc। अनटचेबल्स को भी प्रोविंशियल असेंबलीज में शामिल किया जाने लगा। एजुकेशन उनका राइट बना दिया गया, और हेल्थ भी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो खसूसियात थी उनमें शामिल है जी, आफ्टर द फेलियर ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव द जॉइंट सिलेक्ट कमेटी द टास्क ऑफ formulating the new act for इंडिया। कमेटी ने न्यू एक्ट बनाया इंडिया के लिए, क्योंकि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो चुकी थी, तो ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट इंडिया के लिए एक्ट तैयार किया। द कमेटी कंप्राइज्ड ऑफ 32 मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश। ब्रिटिश से 32 मेंबर्स शामिल होंगे। 20 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट इंडियंस एंड 7 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट से 7 शामिल होंगे, और 20 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे सब कॉन्टिनेंट से। After the year and a half of deliberations and discussions, the committee finally came out with the government of India 1935। 1935 में एक नई गवर्नमेंट वजूद में आई, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, और इसमें ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसका भी किरदार शामिल था। इसके 32 मेंबर्स थे, और रिप्रेजेंटेटिव इंडियंस की जो रिप्रेजेंटेटिव क्लासेस थी उनका भी किरदार था, और साथ में प्रिंसली स्टेट्स का भी। सेलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। 1935 में जो इंडियन एक्ट बना था उसके फीचर्स हैं जी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी फेडरल फॉर्म में, कंसिस्टिंग ऑफ बाय कैमरल लेजिस्लेचर having upper house the council of states and the lower house the Indian legislative assembly। इसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगी, अपर हाउस भी शामिल होगा इसमें, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड द लोअर हाउस भी शामिल होगा इसमें, द इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली। Powers were divided between center and the provinces into 3 lists। 3 लिस्टों में पावर को डिवाइड किया गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट used by both। Federal Court, Supreme Court of India was set up। Supreme Court of India बना दी गई। Hierarchy system was abolished from provinces and introduced in the center। प्रोविंशियल और सेंटर सिस्टम बना दिया गया। गवर्नमेंट
गवर्नर जनरल वर गिवन अनलिमिटेड पावर्स, गवर्नर जनरल को अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई। और वही बात है जो हमने पहले पढ़ी थी कि वीटो का राइट दे दिया गया कि गवर्नर जनरल किसी भी राइट को रिजेक्ट कर सकता है और किसी भी राइट को एक्सेप्ट भी कर सकता है। ही कुड मैनेज फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैटर को काउंसिल करेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा। अपॉइंटिंग जजेस ऑफ फेडरल कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करेगा कौन? गवर्नर जनरल। ही कुड वीटो बिल्स पास्ड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर, अदलिया की तरफ से जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसकी तरफ से जो भी बिल्स दिए जाएंगे वही पास करेगा। अपॉइंटिंग एंड रिमूविंग मिनिस्ट्रीज, वही अपॉइंट कर सकता है और वही रिमूव कर सकता है मिनिस्ट्रीज को। ही कुड सस्पेंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को भी सस्पेंड किया जा सकता है गवर्नर जनरल की तरफ से। प्रोविंशियल गवर्नर्स वर ऑल्सो गिवन सेम पावर्स इन प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में जो अंदरूनी मामलात हैं उनको प्रोविंशियल गवर्नर्स देखेंगे और सेम पावर्स उनको भी हासिल हैं जो सेंट्रल गवर्नर जनरल को हासिल है। Federal Public Service Commission was set up for competitive exam and high recruitments. The power of Secretary for India were curtailed and given to Governor General. इसके असेसमेंट में देखते हैं इट कुड नॉट सेटिस्फाई इंडियंस, इंडियंस इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। इट डिड नॉट ट्रांसफर इम्पोर्टेंट पावर्स टू इंडियंस, रादर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स। डेफिनेटली इसमें इम्पोर्टेंट जो पावर्स थी वो इंडियंस और गवर्नर जनरल्स को ही हासिल थी और वो अपने वोट को रिजेक्ट भी, बिल्स को रिजेक्ट भी कर सकते थे और एक्सेप्ट भी कर सकते थे। ऐसे में किसी के साथ भी ज्यादती करने का शक को शुबा पैदा हो सकता था। कांग्रेस एंड AIML अपोज्ड दिस एक्ट आर्ग्यूइंग दैट इट वाज हर्डल इन ऑटोनॉमी ऑफ सब कॉन्टिनेंट रादर अ वे फॉरवर्ड, कि ये एक बहुत बड़ी हर्डल है ऑटोनॉमी में, सब कॉन्टिनेंट की ऑटोनॉमी में। तो उनके लिए ये फर्दर मूव करने के लिए इसमें उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937, द कांग्रेस राज 1937, 1935 में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। अब कांग्रेस राज आ रहा है 1937 में। वही हुआ जिसका डर था कि यहाँ पर कांग्रेस का राज होगा और मुसलमानों को उनके राइट से महरूम कर दिया जाएगा। मुस्लिम सिंस सर सैयद अहमद खान रिमेन डाउटफुल एंड fearful about the intentions of Hindu for Muslims. Definitely सर सैयद अहमद खान और दूसरे मुसलमान जो थे वो डाउटफुल थे और मुसलमानों के राइट्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान परेशान थे। Muslims mainly leaders predicted about the Hindus' hate for Muslims and they believed that Hindus could never live with Muslims. बिल्कुल ऐसा ही है, मुसलमान जो है और हिंदू वो इकट्ठे रह ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। Such predictions, doubt, fear, and vision of Muslims proved right in 1937 when Congress formed government in subcontinent. कांग्रेस ने जब सब कॉन्टिनेंट में अपनी गवर्नमेंट बनाई तो मुसलमानों के सारे शुकूक शुबात सच हो चुके थे। Elections were held in March 1937 after Government of India Act 1935. Two major political parties, INC and AIML, contested elections. यहाँ पर भी मुस्लिम लीग जो है उसको इलेक्टोरेट का हक दिया गया है। कांग्रेस वन इन 8 provinces out of 11 and AIML 4 provinces. Finally, Congress formed its government in India without the consultation of AIML. कांग्रेस ने AIML से कंसल्टेशन किए बगैर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी थी। INC started hatred against AIML and Muslims soon after forming government through various means. डेफिनेटली यहाँ पर भी मुसलमानों को मात दे दी गई और कांग्रेस ने ज्यादा सीटें लेते हुए अपनी एक गवर्नमेंट को फॉर्म कर लिया। Congress ministries were not responsible before Parliament, rather before Congress leadership only. कांग्रेस लीडरशिप से पहले कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को कांग्रेस
जवाबदेह नहीं थी। कांग्रेस ट्राइड एवरी अटेम्प्ट टू इम्पोज हिंदू नेशनलिज्म ऑन मुस्लिम्स, मुसलमानों के ऊपर हिंदू नेशनलिज्म को इम्पोज किया गया। 1935 के एक्ट से ही साबित हो रहा था कि मुसलमानों के साथ ज्यादती की जाएगी। दे प्रोहिबिटेड मुस्लिम्स टू स्लॉटर काउ एंड कॉल्ड देम मदर काउ। उन्होंने कहा कि गाय को ज़िबा करना बिल्कुल ममनू है और इसको गाय माँ कहेंगे हम। दे ट्राई टू ह्यूमिलिएट मुस्लिम्स एंड इस्लाम विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ उन्होंने मुसलमानों की बेइज्जती करना शुरू कर दी और इस्लाम की बेहुरमती करने लगे। दे इंटरप्रेटेड अजान एंड पुश्ड पिग्स टू द मॉस्क एंड मुस्लिम पॉपुलेशन। ऐसा ही होना था। जो मुसलमान शुरू दिन से कहते आ रहे थे वो सब सच साबित हो रहा था। दे डिक्लेयर्ड वंदे मातरम एज ऑफिशियल एंथम इन which hateful words were used against Muslims, and they forcefully sing from Muslim students in school। मुस्लिम स्टूडेंट्स को फोर्सफुली कहा जाता कि वंदे मातरम का नारा लगाएं और ये जो ऑफिशियल एंथम है इसको पढ़ें, जिसमें मुसलमानों के लिए नफरत के अल्फाज शामिल थे। दे स्टार्टेड वर्धा स्कीम इन which Hindu culture and heroes were promoted and preached among youth। Gandhi's picture was वर्शिप। गांधी की पिक्चर को वर्शिप किया गया और हिंदुओं के जो कल्चर है उसको हाईलाइट किया गया और हिंदूज को एज हीरो दिखाया गया। दे ऑल्सो स्टार्टेड विद्या मंदिर scheme in which new Hindu worship places were established and Muslims, especially children students, forcefully converted and influenced in हिंदुइज्म। मुसलमानों के बच्चों को कन्वर्ट किया जाने लगा हिंदुइज्म में और इस तरह से हर मुमकिन जो है हिंदुओं ने स्कीम की कि मुसलमानों को दबा के रखा जाए। दे प्रोमोटेड हिंदी इंस्टेड ऑफ उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज की बजाय उन्होंने हिंदी को प्रमोट किया। They issued orders to hoist three colored flags on government places which showed Hindu dominancy। हिंदू डोमिनेंसी को शो करने के लिए उन्होंने अपना फ्लैग बनाया हुआ था, उसको ही लहराने का हुक्म दिया गया और इसके अलावा किसी भी फ्लैग को लहराने की इजाजत नहीं थी। दे स्पॉटेड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। आप अपने माइक ऑफ कर दें काइंडली। Kindly switch off your mics. They spotted Hindu extremist groups and attacked were made on the honor, properties, religion and self-esteem of Muslims। मुसलमानों के राइट्स को पूरी तरह से दबाया जा रहा था और उनको पूरी तरह से तकलीफ दी जा रही थी। ऐसे में जो मुसलमान शुरू से कहते आ रहे थे कि हमारे राइट्स जो हैं उनको दबा दिया जाएगा और उनकी खिलाफ वर्जी की जाएगी और मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद किया जाएगा, यहाँ पर इस चीज की पूरी पूरी पिक्चर नजर आ रही है। कांग्रेस स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन टू कॉन्टैक्ट विद मुस्लिम मैसेज एंड परसूड them to join Congress and leave AIML by giving various discounts, threats and offers। बिल्कुल AIML को छोड़ने के लिए ऑफर्स दी जा रही थी, उनको खौफजदा किया जा रहा था, उनको डिस्काउंट्स दिए जा रहे थे कि AIML को छोड़ के कांग्रेस को अपनाएं और इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया गया था कांग्रेस की तरफ से। End of Congress Raj ministries। World War II began in 1939। British fought against Germany। ब्रिटिश जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहा था। 1939 में ब्रिटिश वांटेड हेल्प फ्रॉम इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज टू सपोर्ट इन वॉर। ब्रिटिश को इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज से हेल्प चाहिए थी। कांग्रेस पुट वेरियस डिमांड्स कंडीशंस टू हेल्प इन वर्ल्ड वॉर टू विच इंक्लूडेड। कांग्रेस ने बहुत सी डिमांड्स रखी ब्रिटिश के सामने वर्ल्ड वॉर टू में शामिल होने के लिए। ब्रिटिश शुड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ वार। ब्रिटिश को जंग का ऑब्जेक्टिव शो करना पड़ेगा कि क्यों जंग लड़ रहे हैं ये। ब्रिटिश शुड अनाउंस दैट सेंट्रल लेजिस्लेचर शुड ड्राफ्ट फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन मेजोरिटी ऑफ कांग्रेस इन असेंबलीज। कि अगर हम वर्ल्ड वॉर टू में आपका साथ देंगे तो कांग्रेस को मेजोरिटी के तौर पर असेंबली में शो किया जाएगा। The acceptance of these demands ultimately meant that future constitution should be framed according to the wishes of Congress। ऐसा ही था कि
ये जो डिमांड्स थी ये शो कर रही थी कि मुस्तकबिल में भी कांग्रेस का ही राज होगा और मुसलमानों को कोई राइट्स दिए नहीं जाएंगे. However, in order to pacify INC and AIML, British assured to give dominion status for India. ब्रिटिश ने आईएनसी और एआईएमएल को भी पैसिफाई करने की कोशिश की, उनको पुरसुकून रहने के लिए कहा और ये कहा कि हम कांग्रेस के जो डिमांड्स हैं उनको नहीं मानेंगे. बट कांग्रेस डिड नॉट बिलीव इन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम मिनिस्ट्रीज एज द प्रोटेस्ट इन 1939. 1939 में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट निकाला जिसमें उन्होंने रिजाइन कर दिया वेरियस मिनिस्ट्रीज से और बहुत सी जॉब्स से और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बायकॉट कर दिया. विद द ओके With the resignation of Congress ministries, Muslims took a sigh of relief and Quaid-e-Azam announced to observe Day of Deliverance on 22nd December 1939. 22nd December 1939 को Quaid-e-Azam ने डे ऑफ डिलीवरेंस अनाउंस किया क्योंकि कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था ब्रिटिश जो जॉब्स थी उनसे, ब्रिटिश मिनिस्ट्रीज से, और मुसलमानों ने एक सुकून का सांस लिया इस सब के साथ. एन असेसमेंट कांग्रेस कांग्रेस क्रूअल रोल अगेंस्ट मुस्लिम्स. कांग्रेस का बिल्कुल ऐसे ही है, बेईमाना सलूक था मुसलमानों के साथ. उनको उनकी शुरू दिन से मुसलमान ये कहते आ रहे थे कि उनको उनके राइट्स नहीं मिलेंगे, तो कांग्रेस राज ने ये साबित कर दिया कि ऐसा ही होगा. टू नेशन थ्योरी प्रूव्ड. टू नेशन थ्योरी साबित हो चुकी थी कि मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है. मुसलमानों का मजहब और है, हिंदुओं का और है. मुसलमान गाय को ज़िबा करते हैं और हिंदू गाय की पूजा करते हैं. ऐसे ही बहुत से ड्युअलिटीज थी इन दोनों कौमों में, इसलिए टू नेशन थ्योरी प्रूव हो चुकी थी. मुस्लिम फियर बिकेम रियलिटी. मुसलमानों को जो डर थे वो रियलिटी की सूरत में नजर आ चुके थे. मुस्लिम्स डिसअपॉइंटेड फ्रॉम कांग्रेस. कांग्रेस से बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके थे. मुस्लिम्स फाइनली डिसाइडेड टू पार्ट देयर वे फ्रॉम कांग्रेस एंड स्ट्रगल्ड फॉर सेपरेट होमलैंड. डेफिनेटली यहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हमें एक सेपरेट होमलैंड की जरूरत है. हर हाल में कांग्रेस से बिल्कुल अलहदा हो गए और उन्होंने अपने आप को एक अलहदा शख्सियत और अलहदा कौम के तौर पर साबित करना शुरू कर दिया. Explicit expression of separate homeland came in 1940 in लाहौर. लाहौर में 1940 में सेपरेट होमलैंड का जो एक्सप्रेशन था वो दे दिया गया और फाइनली ये साबित हुआ कि कांग्रेस जो है अपने गंदे इरादों में कामयाब ना हो सकी और मुसलमानों को एक अलहदा मुमलिकत हासिल होनी थी और हो चुकी थी, जिसकी शुरुआत 1940 से हो चुकी थी. तो आज का लेक्चर इतना ही. कल से इंशाल्लाह हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 पढ़ेंगे और पिछला जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ते जाएं और उसके एमसीक्यूज और नोट्स तैयार करते जाएं ताकि आप अच्छे से तैयारी करके पेपर में अपीयर हो सकें. सो बी सीरियस एंड बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट ऑल द स्टडीज. ओके, अल्लाह हाफिज.